धर्मा एंडिंग ईरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या दुनिया फिर से टूटने वाली है? ये देखकर इमॉर्टल ग्रेव का लॉर्ड बस ठंडी हंसी हंस सका और आखिरकार शून्य में गायब हो गया, पीछे सिर्फ ये शब्द छोड़ते हुए, अगर इमॉर्टल रोड के खुलने का इंतजार ना होता तो आज मैं तुम सबको यहीं मार देता। ये मामला एक दिन तुम्हारे जी क्लैन के साथ जरूर निपटेगा। जी मैशिंग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, TCH, मैं इंतजार करूंगा, जल्दी या देर से मैं तुम सबको मिटा दूंगा। अगले ही पल उसका शरीर अचानक गॉड किंग हॉल में प्रकट हो गया। एंसेस्टर को प्रणाम। सभी लोग तुरंत आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया। यही था जी क्लैन की असली नींव। आमतौर पर वो एंसेस्ट्रल हॉल में सोते रहते थे और दुनिया के मामलों से दूर रहते थे, सिर्फ तब प्रकट होते थे जब जी क्लैन पर जीवन मरण का संकट आता था। गींग ने भीड़ को नजरअंदाज किया, सीधे मेरे पास आए और मुझे गोद में उठा लिया। हाहा, जैसा उम्मीद था मेरे जी क्लैन का चिल्ड्रन सन। ऐसा टैलेंट ना अतीत में देखा गया है, ना वर्तमान में और ना ही भविष्य में होगा। ये कहने के बाद उन्होंने इमॉर्टल ग्रेव से छीना हुआ इमॉर्टल सोर्स सीधे निकाल लिया। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे एंसेस्टर की तरफ से जन्म का तोहफा है छोटे। ये देखकर क्लैन एल्डर्स खुद को रोक नहीं पाए, उनके चेहरे पर साफ ईर्ष्या थी। इमॉर्टल सोर्स, जिसकी कीमत अनमोल होती है, उसमें इमॉर्टल डाओ की ताकत भरी होती है। यहां तक कि क्वाजी एम्परर जैसे एक्सपर्ट्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद था। लेकिन इस वक्त मैं तो अभी अभी पैदा हुआ था और मुझे सिर के बराबर बड़ा इमॉर्टल सोर्स से बैप्टिज्म दिया जा रहा था। जैसे ही इमॉर्टल डाओ की सारी शक्ति मेरे शरीर में समाने लगी, मुझे पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई और आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और गहरी नींद में चला गया। उसी समय बाहर की 3000 डाओ प्रोविंसेस इस घटना से हिल उठीं। हर ताकत बस यही सोच रही थी कि आखिर जी क्लैन में किस तरह का चिल्ड्रन सन पैदा हुआ है, क्योंकि उस दिन के बाद से जी क्लैन के पेट्रियार्क जी टियानक्विंग के होठों पर हमेशा एक ही बात रहती थी, मेरा पोता इमॉर्टल बनने की क्षमता रखता है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। जी वांग और उनकी पत्नी, साथ ही कई हाई लेवल क्लैन एल्डर्स सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाओ याओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? सू रुयू थोड़ी बेचैन थी। इन 10 सालों में मुझे बार बार एंसेस्टर के साथ एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाया गया क्लोज डोर कल्टिवेशन के लिए, और इस बार मुझे गए हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। थोड़ा और इंतजार करो, वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। जी वांग ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को दिलासा दिया। 3 साल एंसेस्टर के साथ कल्टिवेशन करने के बाद पता नहीं लिटिल शाओ किस रैम तक पहुंच गया होगा। वो आ गया, अचानक एक क्लैन एल्डर ने धीमी आवाज में कहा और सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे जोर से खुल गए और मैं धीरे धीरे बाहर आया। 10 सालों में मैं एक नवजात बच्चे से एक हैंडसम युवक बन चुका था। फादर मदर प्रणाम। शाओ याओ, सू रुयू एक्साइटमेंट में मुझे गले लगा लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बड़े हो गए हो। जी वांग मुस्कुराए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। बाकी क्लैन एल्डर्स भी तुरंत पास आ गए, मुझे चारों तरफ से घेर लिया और लगातार मुझे देखने लगे। शाओ याओ, तुम्हारी कल्टिवेशन अब किस रेल्म तक पहुंची है? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। कल्टिवेशन रेल्म केव, हेवन रेल्म का पीक। ये सुनते ही सभी क्लैन एल्डर्स की आंखें फट गईं। उन्हें पता था कि पुरानी पीढ़ी के कई एक्सपर्ट्स भी बस इसी रेल्म तक पहुंचे हैं, और मैं सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में केव हेवन रेल्म का पीक, अगर ये बात बाहर फैल गई तो अनगिनत लोग हैरान रह जाएंगे। ये सुनकर जी टियानक्विंग जोर से हंस पड़े। मेरा पोता इमॉर्टल बनने की क्षमता रखता है। ये कहते हुए उन्होंने हाथ उठाया और अपने रोब से एक ब्रॉन्ज हॉलबर्ड निकाल लिया। मुझे पता था तुम सिक्ल्यूजन से बाहर आओगे, इसलिए मैंने सेंट एम्परर रेल्म के एक वॉइड बीस्ट को मारकर ये ग्रेट वॉइड हॉलबर्ड तुम्हारे लिए बनाया है। इसे आजमा कर देखो, हाथ में सही लगता है या नहीं। धन्यवाद ग्रैंडपा। मैंने ग्रेट वॉइड हॉलबर्ड लिया और जैसे ही थोड़ा बल लगाया, वॉइड सीक्रेट पावर उसमें बहने लगी। शाओ याओ, ग्रेट अंकल की तरफ से भी एक तोहफा है। एक क्लैन एल्डर आगे आए और अपने रोब से हथेली जितना छोटा इमॉर्टल टावर निकाला। ये स्पिरिचुअल डाओ टावर है, ये सोल को प्रोटेक्ट करता है, यहां तक कि क्वाजी एम्परर भी इसे जल्दी नहीं तोड़ सकते। इसके बाद बाकी क्लैन एल्डर्स भी एक एक करके अपने गिफ्ट्स निकालने लगे। एंशिएंट स्ट्रेन स्टोन्स, चुलोंग ट्रू ब्लड, इमॉर्टल सेंट मेडिसिन, हर एक चीज क्वाजी एम्परर के हाथ से निकली हुई बेहद दुर्लभ ट्रेजर थी। सू रुयू धीरे से आगे आई, मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे हाथ में एक गोल्डन लॉक रख दिया। माँ की तरफ से भी एक तोहफा है। ये गोल्डन लॉक बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर इंपीरियल ड्रैगन की फैल रही थी, इंपीरियल लॉन्गजेविटी लॉक। ये देखकर सब चौंक गए। इस चीज की उत्पत्ति बेहद खास थी। इसे ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी के फाउंडिंग एम्परर ने पहना था। इसमें इंपीरियल पावर और डायनेस्टी की डेस्टिनी का हिस्सा शामिल था। इसे लंबे समय तक पहनने से ग्रेट यू की डेस्टिनी का प्रोटेक्शन मिलता है।
मैं साफ महसूस कर सकता था कि इस गोल्डन लॉक के अंदर कितनी खतरनाक ताकत छिपी हुई है। सबने तोहफे दिए हैं तो एक पिता होने के नाते मैं खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? जी, वांग मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और सबकी हैरान नज़रों के सामने उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई। अचानक एक विशाल बीस्ट प्रकट हुआ। ये था लेजेंडरी ऑस्पिशियस बीस्ट फायर चिलन। इसके शरीर में प्योर चिलन ब्लडलाइन का एक हिस्सा बह रहा था और इसकी कल्टिवेशन सेंट रियल्म तक पहुंच चुकी थी। फायर चिलन ने जोर से दहाड़ लगाई। सेंट लेवल की ताकत चारों तरफ फैल गई। शांत रहो, शाओ याओ को डरा मत। जी वुआंग ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फायर चिलन का सिर घूम गया और वो तुरंत आज्ञाकारी बनकर नीचे झुक गया और मेरे पैरों से रगड़ खाने लगा। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। इतना बिना स्वाभिमान का क्या चिलन जैसे सेंट बीस्ट्स को घमंडी नहीं होना चाहिए? जी वुआंग ने उसके ऊपर सैडल लगा दिया। इस फायर चिलन की ब्लडलाइन शुद्ध नहीं है। भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक प्योर ब्लड चिलन पकड़ूंगा। धन्यवाद फादर। मैंने छलांग लगाई और फायर चिलन के ऊपर बैठ गया। फायर चिलन ने सिर उठाकर दहाड़ लगाई। पहले शाओयाओ को इंपीरियल पैलेस ले जाओ। इंपीरियल पैलेस वो खास महल था जो जी क्लैन ने मेरे जन्म के बाद सिर्फ मेरे लिए बनाया था। रास्ते भर जी वुआंग और सू रुयू साथ ही क्लैन एल्डर्स मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। इसे देखकर जी क्लैन के कई लोग हमें घूरने लगे। कितना हैंडसम लड़का है। हमारे जी क्लैन में ऐसा ग्रेसफुल लड़का कब आया? ये तो कई फेरीज से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है इसे गोद में उठाकर जोर से दबा लूं। एक लड़की मुझे लगातार घूर रही थी जैसे कोई पागल फैन हो। रुको, मुझे लगता है मैं इसे पहचानता हूं। 10 साल पहले हमारे जी क्लैन में एक हेवन डिफाइंग चिल्ड्रन सन पैदा हुआ था, जिसकी वजह से लगभग इमॉर्टल वॉर शुरू हो गया था। एक लड़के ने मेरी पहचान बता दी और उसी पल गॉड किंग के बेटे के जन्म की खबर पूरे जी क्लैन में फैल गई। मैं हेवनली एम्परर पैलेस पहुंचा और तुरंत अपना पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल खोल दिया। नेम गी शाओ याओ, टैलेंट डबल प्यूपल्स, प्राइमोर्डियल सुप्रीम बोन, केओस बॉडी, इंपीरियल ब्लड। आइडेंटिटी वाइट रोब्ड गॉड किंग का बेटा, इंपीरियल जीसी क्लैन का वॉरिस, ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस का बेटा। कल्टिवेशन रेल्म केव हेवन रेल्म का, पीक 10 केव हेवंस। कल्टिवेशन मेथड हानुसूत्रा। सुपरनैचुरल पावर्स, सीक्रेट टेक्निक्स, हुआनु वर्ल्ड एंडिंग पाम, ताइशू सोर्ड, एस्ट्रल फ्लाइंग, इमॉर्टल पंच। डाओ वेपन्स ट्रेजर्स, केओस वर्ल्ड एंडिंग बेल, ग्रेट वॉइड, हालबर्ड इंपीरियल लॉन्जेविटी लॉक। 3 साल की क्लोज डोर कल्टिवेशन के बाद मेरी कल्टिवेशन रॉकेट की तरह बढ़ गई थी, और ये सब इसलिए क्योंकि मैंने एंसेस्टर की सलाह मानी और अपनी ताकत को जानबूझकर दबाकर रखा ताकि फाउंडेशन मजबूत बने, वरना मेरे टैलेंट के साथ मैं कभी भी हायर रेल्म्स में कदम रख सकता था। तभी अचानक मेरे कानों में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज़ गूंजी। डिंग डोंग होस्ट के आसपास एक डेस्टिनी प्रोटैगनिस्ट डिटेक्ट हुआ है। डेस्टिनी प्रोटैगनिस्ट। मेरी आंखें चमक उठीं। आखिरकार एक डेस्टिनी प्रोटैगनिस्ट सामने आया था। मैंने तुरंत अपने डबल प्यूपल्स एक्टिवेट किए और सिस्टम के बताए दिशा में देखने लगा। अनगिनत स्पेस को पार करते हुए मेरी नज़र एक एंशिएंट हॉल तक पहुंची, जहां एक शानदार कपड़े पहने हुए एक युवा खड़ा था। ये था टोंडाओ सेक्ट। एंशिएंट एरा में ये एक बड़ा सेक्ट हुआ करता था। इसके एंसेस्टर्स में एक से ज़्यादा क्वाजी एम्परर एक्सपर्ट्स हुए थे, लेकिन धर्मा एंडिंग एरा की शुरुआत के बाद लॉन्जेविटी सब्सटेंसेस खत्म होने लगे और टोंडाओ सेक्ट के एंसेस्टर्स एक एक करके ध्यान में बैठते हुए मर गए। सेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन करीब 100 साल पहले उसी सेक्ट में एक असाधारण जीनियस पैदा हुआ। वो ब्लू स्काई मिस्टीरियस फायर बॉडी के साथ पैदा हुआ था और इसी वजह से उसे जी क्लैन के एक इनविंसिबल जीनियस ने नोटिस किया और उसे अपने वॉर सर्वेंट के रूप में साथ ले गया।